14 जुलाई दोपहर के 2:35 आखिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जब इसरो ने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया। दोस्तों, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये भारतीय इतिहास में लिखी जाने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें भारत के होनहार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 नामक स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित कर दिया। इस प्रक्षेपण में GSLV Mk3 प्रक्षेपण यान की महत्वपूर्ण भूमिका रही और अब लगभग 1 महीने तक ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा और चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद सफल लैंडिंग के प्रयास किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कराया जाएगा और फिर लैंडर के भीतर से रोवर बाहर निकलेगा। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में कि आखिर ये चंद्रयान 3 क्या है, इसका प्रक्षेपण कैसे किया गया, साथ ही साथ इस चंद्रयान 3 में कौन कौन से पेलोड्स असेंबल किए गए हैं, लैंडर क्या है, रोवर क्या है और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, प्रोपल्शन मॉड्यूल का मतलब क्या होता है। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे जो विजुअल चल रहे हैं, इसमें आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहां से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही है और यहां पर आप देखोगे जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं ये इग्नाइट होते हैं और इग्निशन के साथ ही इसमें एस्केप वेलोसिटी जनरेट होना शुरू होती है और यहां पर आप देखेंगे कि ये लॉन्च स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो आग बाहर निकल रही है, ये आग बाहर निकल रही है सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स से, जिनका नाम है S-200। और इसके बाद आप देखेंगे कुछ ही सेकेंडों में ये आपका जो रॉकेट है ये ऊपर की ओर उड़ जाता है और इसका लगभग पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेज कंप्लीट होने के बाद इसका दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है, जिसमें लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, ये आप जो विजुअल देख रहे हैं ये एक्चुअल रिकॉर्डेड विजुअल है, जिसमें आज चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। आप खुद सोचिए कि ये जो आप S-200 रॉकेट्स देख रहे हैं, S-200 जो बूस्टर्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यदि ये पावरफुल नहीं होंगे तो लॉन्च स्टार्टिंग में ही फेल हो जाएगा। साथ ही साथ जो बीच में आप दृश्य देख रहे हैं, इसमें ये लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन है और लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स के बाद इग्निट होता है। तो पहला स्टेज सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स होते हैं, दूसरा होता है लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन, तीसरा होता है अपर क्रायोजेनिक स्टेज और फिर चौथे में आपका स्पेसक्राफ्ट कहां पर पहुंच जाता है, अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। तो इसी चीज की हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो चंद्रयान 3 है ये आखिर मिशन क्या है। तो यहां पर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो मास है वो है 3900 kg। दोस्तों, इसे लॉन्च मास भी कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये स्पेसक्राफ्ट का मास है। यहां पर जब मैं स्पेसक्राफ्ट की चर्चा करूंगा तो स्पेसक्राफ्ट का ही नाम है हमारा चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 एक प्रकार का स्पेसक्राफ्ट है जिसका प्रक्षेपण हमने किया है GSLV Mk3 से, GSLV Mark 3 से हमने इसका प्रक्षेपण किया है। और अभी तक जितने भी सैटेलाइट्स GSLV Mk3 से प्रक्षेपित किए गए हैं, इनका जो सफलता का प्रतिशत है वो 100%, यानी सारे के सारे प्रक्षेपण आपके सफल रहे हैं। तो ये प्रक्षेपण भी आपका सफल रहा है। अब यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इसे इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कहा जाता है और ये जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बना है ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला है आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा है आपका लैंडर मॉड्यूल। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल से मिलकर बनता है आपका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। और यही जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है ये कैप्सूल के अंदर इसको रखा गया है और यह कैप्सूल के अंदर से बाहर निकलेगा और ये जो कैप्सूल है इसी को हम बेसिकली चंद्रयान 3 या स्पेसक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसको कहां पर लैंड कराया जाएगा, यानी इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कहां पर लैंड होगा। अब इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कहां पर लैंड होने वाला है, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड होने वाला है। लगभग अभी 1 से 1.25 महीने का समय लगेगा लैंड होने में, लेकिन
ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही जाकर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा, यही हमारे लिए डेटा जनरेट करेगा और इसी डेटा के आधार पर फिर हम चंद्रमा के बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि पहले चंद्रयान 1 के माध्यम से भारत ने चंद्रमा में बर्फ और पानी की खोज की थी और अब चंद्रमा में जब हमने सेकंड चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया था तब हमने सैटेलाइट को तो सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में भेज दिया था, लेकिन हमारे लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, क्रैश लैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया और उसने काम नहीं किया। तो ये समस्या आ गई थी। बस ये जो चंद्रयान 2 की कमी थी 2019 में, इसी को पूरा करने के लिए हमने चंद्रयान 3 मिशन किया है। मतलब यदि चंद्रयान 2 में हमारी सफल लैंडिंग हो जाती है, लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती, तो हमको चंद्रयान 3 करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद यदि अपन बात करें तो प्रक्षेपण करने वाले जो यान है उसका नाम है GSLV Mark 3। अब यहां पर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है जिसमें लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों आपस में जुड़े हैं, तो यहां पर लैंडर का जो आयु काल रहेगा, जो इसकी लाइफ रहेगी, वो रहेगी 1 लूनर डे और चंद्रमा में जो 1 लूनर डे होता है वो लगभग पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो लगभग 14 दिन तक ये चंद्रमा की सतह पर रहेगा। इसके अंदर से रोवर बाहर निकलेगा। रोवर एक प्रकार का रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा की सरफेस में इधर उधर चक्कर काटेगा और अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वहीं से हमारे डेटा जनरेट होंगे। कुल मिला के 14 दिन इनका लाइफ टाइम या लाइफ साइकिल रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, हम इसमें आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये एक डायग्राम आपको सारी चीजें समझाने के लिए पर्याप्त है कि लॉन्च किस तरीके से किया गया है। सबसे पहले आप देखें, ये जो हमारा रॉकेट है इसका नाम है GSLV Mk3। अब GSLV Mk3 रॉकेट, ये जो दो बूस्टर्स दिख रहे हैं ये हैं S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। जो फर्स्ट फेज होता है, जो रॉकेट का पहला चरण होता है, इसमें इन बूस्टर्स का ही इग्निशन होता है और बीच में आपको ये जो दिख रहा है ये है लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन, जिसे L110 लिक्विड स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये वाला जो कंपोनेंट है इसे अपर क्रायोजेनिक स्टेज या क्रायोजेनिक स्टेज कहा जाता है, जिसका नाम है C25। और ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है इसे हम चंद्रयान 3 के नाम से जानते हैं, अर्थात चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट। और इसी के अंदर हमारा क्या छिपा हुआ है? इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। और ये जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है प्रपल्शन मॉड्यूल और दूसरा है लैंडर मॉड्यूल। और लैंडर मॉड्यूल का ही एक कंपोनेंट है हमारा रोवर मॉड्यूल। तो यहां पर 3 स्टेजेस आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली जो स्टेज है, स्टेज 1, यह है S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। इसके बाद स्टेज 2, तो इसमें आ जाता है हमारा L110 लिक्विड स्टेज। और इसके बाद आती है हमारी स्टेज 3, ये होती है हमारी अपर क्रायोजेनिक स्टेज। दोस्तों, यदि इनमें से किसी भी एक स्टेज में तकनीकी फॉल्ट आता तो हमारा जो प्रपल्शन है वो फेल हो जाता। तो यहां पर हम सफल हो चुके हैं, इसलिए इस लॉन्च को हम सफल कहेंगे, क्योंकि इनमें से किसी भी एक स्टेज में कोई भी किसी प्रकार की तकनीकी खराबी नहीं आई। आगे देखते हैं। अब यहां पर ये जो इमेज है इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेज कब किस समय पर काम करती है। बिल्कुल स्टार्ट हम होते हैं किससे? S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर के इग्निशन से। यानी जैसे ही आप रॉकेट को लॉन्च करने जाओगे तो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स इग्निट होंगे, उनमें एक तरीके से आग लगेगी और उनके अंदर जो प्रोपेलेंट होता है, जो ईंधन होता है, वो जलना शुरू करता है और जलने के साथ ही उससे तीव्र गति से गैसेस बाहर निकलती हैं, जिससे एक्शन रिएक्शन फोर्स काम करना शुरू करते हैं और न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है और यहीं से थ्रस्ट फोर्स जनरेट होता है और यही जो थ्रस्ट फोर्स होता है रॉकेट को ऊपर की ओर उठाता है। तो यहां पर ये जो संख्या है इनकी वो है 2, इसलिए 2 × S200 इग्निशन लिखा हुआ है। लगभग यदि अपन बात करें तो 0.024 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड और यहां पर जो वेलोसिटी रहेगी वो 0.452 किलोमीटर पर सेकंड रहेगी। यानी ये जो वेलोसिटी है ये सबसे कम वेलोसिटी है हमारी फ्लाइट की, याद रखिएगा। इसके बाद फ्लाइट यानी रॉकेट ऊपर की ओर उठ रहा है
और लगभग 108 सेकंड पूरे हो चुके हैं। जैसे 108 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो इसकी सेकंड स्टेज में इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था इसकी जो सेकंड स्टेज होती है ये L110 कहलाती है। और ये बेसिकली लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन होता है, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। तो लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन में जो ईंधन भरा जाता है उनके मैं नाम बता देता हूं, जैसे अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्राजीन, याद रखिएगा अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्राजीन। इसके बाद डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। तो इस प्रकार के ईंधन होते हैं। इन ईंधनों को किसमें भरा जाता है? लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन में। इसको L110 इग्निशन स्टेज कहा जाता है। और जैसे ही फ्लाइट का 108वां सेकंड पूरा होगा, सेकंड स्टेज में इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा और रॉकेट कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा? लगभग 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट पहुंच जाएगा। अब जो रॉकेट की वेलोसिटी होगी ये होगी 1.788 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी पहले की अपेक्षा वेलोसिटी बढ़ी। अब इसके बाद तीसरा जो इवेंट होगा उसमें ये जो S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स थे ये रॉकेट से अलग हो जाएंगे, यानी S200 रॉकेट बूस्टर्स का सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया। इनके अंदर का ईंधन पूरा एक साथ जल जाता है, टुकड़े में यहां पर ईंधन नहीं जलता है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे ही S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स अलग होंगे, तो कब ये अलग होंगे? ये फ्लाइट के 127वें सेकंड में अलग होंगे। और कितनी ऊंचाई तक रॉकेट पहुंच जाएगा? लगभग 62 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट पहुंच जाएगा। इस दौरान रॉकेट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 1.969 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप यहां से एक चीज समझ पा रहे होंगे कि रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद क्या होगा? PLF सेपरेशन होगा। फ्लाइट टाइम कितना हो जाएगा? यानी फ्लाइट के लगभग 194 सेकेंड में PLF सेपरेशन होता है। अब रॉकेट 114 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका होता है और रॉकेट की जो स्पीड होती है वो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसके बाद अब अगला जो इवेंट है उसमें L110 सेपरेशन होता है। L110 सेपरेशन मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो रॉकेट का लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्लाइट के 305वें सेकंड में। और रॉकेट 175 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में पहुंच चुका होता है और रॉकेट की जो स्पीड होती है वो होती है लगभग 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद फिर C25 का इग्निशन होता है। C25 अभी मैंने आपको बताया था ये GSLV Mk3 की थर्ड स्टेज होती है, जिसे अपर क्रायोजेनिक स्टेज भी कहा जाता है। इसमें एक प्रकार का क्रायोजेनिक इंजन असेंबल किया जाता है GSLV प्रक्षेपण यान में। और ये एक ऐसा इंजन होता है जो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ प्रोपेलेंट यूज करता है, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड हाइड्रोजन कम टेम्परेचर में भी अपने लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं लाते हैं। तो जब आप देखोगे स्पेस में टेम्परेचर कम होने लग जाएगा, तब वहां पर जो ईंधन होता है वो लिक्विड स्टेज में जरूरी होता है और ये हमको काम करके देता है क्रायोजेनिक इंजन, जो बहुत ही शक्तिशाली इंजन होता है। तो यहां पर C25 इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हो जाएगा, इग्निट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये फ्लाइट के 307वें सेकंड में ऐसा होगा। अब हमारा रॉकेट 176 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग पहुंच चुका है और यहां पर जो रॉकेट का वेलोसिटी है लगभग 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसके बाद C25 इंजन बंद हो जाता है, शट ऑफ हो जाता है। तो यहां पर एक चीज हमको समझ में आ रही है कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन है इसे बंद और चालू कई बार किया जा सकता है। तो C25 इंजन अब शट ऑफ हो गया है और अब ये जो सैटेलाइट है ये रॉकेट से सेपरेट हो जाएगा। यानी ये जो आप देख रहे थे पिछले स्लाइड में मैंने आपको स्पेसक्राफ्ट दिखाया था, ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये रॉकेट से सेपरेट हो जाता है। कब? फ्लाइट के 969 सेकंड में। फ्लाइट के 969 सेकंड में ये जो सैटेलाइट है, स्पेसक्राफ्ट है, जिसे चंद्रयान 3 बोल रहे हैं, ये अब अलग हो जाएगा। किससे अलग हो जाएगा? आपका रॉकेट से। और लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और अब जो स्पीड होगी वो होगी 10.26। तो आपने पढ़ा होगा 10.26 ये जो स्पीड है किलोमीटर पर सेकंड में है। तो हमने स्टार्ट किया था S200 के इग्निशन से और खत्म कहां पर हो रहा है? सैटेलाइट के सेपरेशन से। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी वो 0.452 थी और जब सैटेलाइट का सेपरेशन हुआ वेलोसिटी हुई 10.26।
6, 9। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि समय के साथ रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ी है। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा कार्य है ये कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। यदि आप बात करें तो 1000 सेकेंड्स आप 60 से गुणा कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कितने मिनट होते हैं। लगभग आप देखोगे स्टार्ट होने से लगभग 17-18 मिनट, यानी जैसे ही आपने रॉकेट का प्रक्षेपण किया 17 से 18 मिनट के बीच में सैटेलाइट का सेपरेशन हो जाता है। अब देखिए, अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये जो चंद्रयान 3 है ये चंद्रमा की कक्षा में कैसे पहुंचेगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है ये एक तरीके की ऑर्बिट हो गई, और ये जो ऑर्बिट है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट कहलाती है हमारी। अब इस ऑर्बिट का ये वाला जो पॉइंट है ये पेरिजी पॉइंट होता है, और ये वाला जो पॉइंट है ये होता है एपोजी। अब जैसे ही सैटेलाइट पेरिजी पॉइंट पर आता है सैटेलाइट का वेलोसिटी बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एलिप्टिकल ऑर्बिट में कॉन्सेप्ट लगता है पेरिजी पॉइंट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होता है, जबकि एपोजी पॉइंट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होता है। तो जब सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर काटते काटते पेरिजी पॉइंट पर आएगा तब इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और जैसे ही वेलोसिटी इसका बढ़ेगा तो टेंजेंशियल फोर्स अपना काम करेंगे, एनर्जी अपना काम करेगा, और यही एनर्जी क्या करेगा, सैटेलाइट को अगली कक्षा में पहुंचा देगा। फिर वही क्रम चालू हो जाएगा, यानी सैटेलाइट आपका लगातार परिक्रमा करना शुरू कर देगा, और परिक्रमा करते हुए जो सैटेलाइट है आपका फिर से पेरिजी पॉइंट पर आएगा, वही टेंजेंशियल फोर्स अपना काम करेगा, इनर्शिया काम करेगा, और यही इनर्शिया क्या करेगा, इसको अगली कक्षा में पहुंचा देगा। इस तरीके से यदि हम देखें तो ये जो सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट है चंद्रयान 3, ये एक कक्षा से दूसरी तीसरी कक्षा, और फिर एक समय बाद क्या होगा, ये लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी के माध्यम से कहां पर पहुंच जाएगा, लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। और जैसे ये लूनर ऑर्बिट में पहुंचेगा फिर वही क्रम इसका स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये इस कक्षा में रहेगा, फिर ये दूसरी कक्षा, फिर तीसरी, फिर इस तरीके से चौथी, और फिर इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये लूनर सरफेस के पास आता चला जाएगा। और फिर बेसिकली क्या होगा, हम देखेंगे कि जब ये लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो इसमें जो प्रपल्शन मॉड्यूल था ये लैंडर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। अब सेपरेशन होगा प्रपल्शन मॉड्यूल का लैंडर मॉड्यूल से, और फिर यहां पर जो लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी, पिछली बार यही समस्या आई थी, लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, और अब इस बार एहतियात के तौर पर इसरो ने लैंडर मॉड्यूल में कई सारे एक्स्ट्रा सेंसर्स लगाए हैं, और इसके सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया गया है। सेंसर्स इसलिए लगाए गए हैं ताकि इसके वेलोसिटी को, इसके एक्सेलरेशन को कंट्रोल किया जा सके, और हर एक सेकंड में इसकी जो स्पीड है, इसका डेटा इसरो के पास पहुंचना शुरू हो जाए। तो ये जो प्रोजेक्शन, ये जो प्रपल्शन मॉड्यूल है, इसका सेपरेशन लैंडर मॉड्यूल से कब होगा, जब लगभग ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, और फिर इसकी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। आगे देखते हैं इसमें। अब चंद्रयान 3 काफी दिनों से सुर्खियों में चल रहा है, तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अपग्रेडेशन है, और इससे कहीं ना कहीं भारत क्या प्रूव करेगा कि हम भी इंटरप्लैनेटरी मिशन करने में सक्षम हैं। इंटरप्लैनेटरी मिशन हम मार्स मिशन में भी कर चुके हैं, मार्स मिशन के रूप में भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक अपना नया वर्जन जनरेट करके आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी प्लैनेट की सतह पर लैंडर को नहीं उतारा था। अब हम क्या कर रहे हैं, लैंडर उतारने जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर हमारे अंदर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा यदि लैंडर हमारा सॉफ्ट लैंडिंग करता है, कि कल को मार्स में भी जाकर लैंडर उतार पाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज। अब ये जो पूरा का पूरा प्रक्षेपण है सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ है, श्रीहरिकोटा से, और इसमें जो प्रपल्शन मॉड्यूल है, अभी मैंने बताया था, प्रपल्शन मॉड्यूल के साथ आपका लैंडर और रोवर दोनों अटैच है, और ये कब तक अटैच रहेगा, जब तक 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल नहीं पहुंच जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रपल्शन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण लगाया गया है, जिसे शॉर्ट में शेप कहा जाता है, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री
ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये एक प्रकार का पेलोड है जो बेसिकली क्या करेगा, एक्सोप्लैनेट्स पर शोध करेगा, एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। एक्सोप्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को कहा जाता है जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो स्टार्स होते हैं, उन स्टार्स के इर्द गिर्द भी प्लैनेट्स होते हैं। ये जो प्लैनेट्स होते हैं, इनमें एक हैबिटेबल जोन होता है जहां पर ऐसे प्लैनेट्स पाए जाते हैं जहां पर लाइफ का प्रोबेबिलिटी रहता है। और ऐसे प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट, मतलब जरूरी नहीं हर प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आएगा। अब एक्सोप्लैनेट्स में एक्सोमून्स भी होंगे, मतलब बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स, उनके अपने खुद के एक्सोमून्स भी होंगे, लेकिन जरूरी नहीं हर एक्सोप्लैनेट में लाइफ हो, वहां पर जीवन प्रत्याशा हो। तो वही एक्सोप्लैनेट्स में लाइफ होगी जो हैबिटेबल जोन में आते होंगे। तो एक्सोप्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए शेप नाम का पेलोड असेंबल किया गया है या इंटीग्रेट किया गया है, किसमें, प्रपल्शन मॉड्यूल में। आगे देखते हैं। तो ये जो बेसिकली चंद्रयान 3 है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चंद्रयान 3 में बेसिकली लैंडर एज वेल एज रोवर एज वेल एज प्रोपल्शन मॉड्यूल, तीनों में कई प्रकार के पेलोड्स को लगाया गया है। तो एक एक करके देखते हैं कि इनमें किन किन पेलोड्स को लगाया गया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लैंडर के पेलोड्स की, ठीक है। एक एक करके इनका नाम देखते हैं। पेलोड्स का मतलब होता है उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इनफैक्ट जो सैटेलाइट होता है या फिर लैंडर होता है, वो कई सारे उपकरणों से मिलकर बना हुआ एक ढांचा यानी स्ट्रक्चर होता है। तो इस बार इसलिए कई बार जो साइंटिस्ट होते हैं वो टेक्निकल भाषा में सैटेलाइट को पेलोड भी बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लैंडर के पेलोड देख लेते हैं हम। सबसे पहला पेलोड है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, शॉर्ट में इसको बोला जाता है रंभा। और इसको जो इसरो ने नाम दिया है वो नाम दिया है लैंगमुइर प्रोब, लैंगमुइर प्रोब एलपी, मतलब रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रंभा। इसको इसरो ने इस बार नाम दिया लैंगमुइर प्रोब, इसके नाम से जाना जाता है। अब ये क्या काम करेगा, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या हमको फायदा मिलेगा, तो जैसे ही हमारा लैंडर सरफेस में लैंड करेगा तो वहां पर आयन और इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति है, आयन और इलेक्ट्रॉन की क्या डेंसिटी है, उसका कैलकुलेशन करेगा। साथ ही साथ इनमें किस तरीके का बदलाव आ रहा है, इस बदलाव की गणना भी समय के साथ की जाएगी। तो हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा की जो सतह है उसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो चार्ज्ड होंगे, और इन चार्ज एलिमेंट्स को जानने के लिए, साथ ही साथ इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम रंभा नाम का पेलोड जनरेट कर चुके हैं और हमने इसको लैंडर में लगाया है। अगला चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, लूनर सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेगा, क्योंकि लूनर सरफेस में लैंड करने के बाद आपको कई प्रकार की एक्टिविटी करनी है, साथ ही साथ हमको सतह के तापमान को भी समझना है। तो जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं सरफेस की, उसके लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नाम का पेलोड लगाया गया है। तीसरा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से हम पृथ्वी के क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में जानते हैं, हमको भी चंद्रमा के क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में जानना जरूरी है। साथ ही साथ वहां पर जो सीस्मिक जोन्स हैं, वहां की सीस्मिक एक्टिविटी का भी पता चलना जरूरी है। और इसीलिए हम चंद्रमा के सरफेस के स्ट्रक्चर को जानेंगे, लूनर के क्रस्ट को जानेंगे, उसके मेंटल को जानेंगे, और फिर वहां की सीस्मिक जोन्स को कैलकुलेट करेंगे और सीस्मिक एक्टिविटी का पता लगाएंगे। इसके लिए ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी नाम का पेलोड असेंबल किया गया है। और अगला है लेजर रेट्रोफ्लेक्टर अरे। ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक तरीके के पैसिव एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि मून की जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, काफी उबड़ खाबड़ है। तो वहां पर जहां पर आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे, उन गड्ढों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जहां पर एलिवेशन दिखेगा वो एलिवेशन की जानकारी प्राप्त करना जरूरी होगा। तो इसलिए लेजर एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, और लेजर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हम वहां के सरफेस को प्रॉपर तरीके से समझा पाएंगे अपने एटलस में, जो आगे जाकर इसकी बनेगी। आगे देखते हैं इसमें।
अब इसके बाद जो रोवर है, लैंडर के अंदर रोवर होगा, एक प्रकार का रोबोटिक व्हीकल है, गाड़ी है जो बाहर निकलेगी लैंडर से। ठीक है, इसमें भी दो पेलोड्स लगाए गए हैं। पहला लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली क्या होगा, जो चंद्रमा की सतह है उस सतह में कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, कौन कौन सी खनिज संपदा मौजूद है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। और साथ ही साथ एलिमेंट्स और अलग अलग जो वहां पर कंपाउंड्स हैं उनके कंपोजिशन को भी ज्ञात करना है, उनके घटकों को भी ज्ञात करना है। तो एलिमेंट्स से संबंधित जितनी भी जानकारी आएगी उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, और दूसरा है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एलिमेंटल कंपोजिशन पर फोकस करेगा। जैसे चंद्रमा की सतह में मैग्नीशियम की स्थिति क्या है, एल्यूमिनियम की स्थिति क्या है, सिलिकॉन की स्थिति क्या है, पोटेशियम की स्थिति क्या है, कैल्शियम की स्थिति क्या है, आयरन की स्थिति क्या है। इस तरीके से ये क्या करेगा, अलग अलग एलिमेंट्स के कंपोजिशन को देखेगा। तो यहां पर यदि अपन देखेंगे तो ये जो पहला वाला इंस्ट्रूमेंट है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये क्या कर रहा है, ये पूरा केमिकल कंपोजिशन, मिनरोलॉजी सबको ध्यान में रख के कैलकुलेशन कर रहा है। और यहां सेकंड वाले का यदि अपन देखें तो ये मिनरल्स के ऊपर जो वहां की सॉइल्स, वहां के रॉक्स के एलिमेंट्स क्या हैं उनको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें भी एक पेलोड लगाया गया, अभी मैंने जैसे बताया था आपको, इसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट। ये क्या किस पर फोकस करेगा, एक्सोप्लैनेट्स पर फोकस करेगा जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो स्टार्स होते हैं उनके इर्द गिर्द प्लैनेट्स होते हैं, साइज काफी छोटा होता है, ड्वार्फ होते हैं, और बहुत सारे प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में नहीं आते, वहां पर जीवन की संभावना भी नहीं होती है। तो ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ऐसे कौन कौन से एक्सोप्लैनेट्स हैं जहां पर हैबिटेट हो सकता है। तो इसके लिए SHAPE शेप नाम का पेलोड असेंबल किया गया है। तो यहां तक देखिए हमने समझ लिया है कि ये जो हमारा चंद्रयान 3 है बेसिकली एक प्रकार का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को आपस में इंटीग्रेट किया गया है। तो इनमें कौन कौन से ऐसे पेलोड्स लगाए गए हैं और ये किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। अब यहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इमेजेस में देख पा रहे हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये हो गया हमारा लैंडर मॉड्यूल और ये हो गया हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल। यदि हम इनको सेक्शन वाइज देखें तो ये हमारा हो जाता लैंडर मॉड्यूल और ये हो जाता हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया। तो इंटीग्रेट आपस में जोड़ने के बाद ये बन जाता है हमारा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। और ये जो लैंडर मॉड्यूल है ऊपर वाला हिस्सा, इसी के अंदर बेसिकली क्या है, आपका रोवर है। तो जैसे इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर इसके अंदर से बाहर निकलेगा। आगे देखते हैं इसमें। अब इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखिए सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। पिछली बार यहीं पर हम फेल हुए थे, तो कैसे भी करके चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। इसके बाद टू डिमॉन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, मतलब वो क्षण भी आप याद रखिएगा, जैसे ही लैंडर लैंड कर जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो रोवर बाहर निकलेगा लैंडर से और फिर ये रोवर चहलकदमी करेगा चंद्रमा की सतह पर। इसके बाद टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, अब चंद्रमा की सतह पर अलग अलग प्रकार के प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट्स करना। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमने कई प्रकार के सेंसर्स लैंडर में लगाए हैं, जैसे ऑल्टीमीटर, वेलोसिटी मीटर, ऑल्टीमीटर, वेलोसिटी मीटर। इसके बाद इनर्शियल मेजरमेंट, इनर्शियल मेजरमेंट के लिए हमने लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सेलेरोमीटर लगाया है। इसके बाद प्रपल्शन सिस्टम, फिर नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल, फिर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस, और फिर लैंडिंग लेग मैकेनिज्म। ये सारी चीजें हमने एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जनरेट की हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ ऐसे टेस्ट किए हैं लैंडर को भेजने से पहले। तो
To demonstrate the above said advanced technologies in Earth condition, several lander special tests have been planned and carried out successfully. क्योंकि लैंडर को हमने यहां पर भी टेस्ट किया और हजारों बार टेस्ट किया, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी करवाई, क्योंकि हमने नासा से चंद्रमा की मिट्टी का सैंपल लिया था और उसी तरीके की टेरेन बनाई थी। वहीं पर हम लोग क्या करते थे, बार बार लैंडर को लैंड कराते थे, एक तरीके की प्रैक्टिस थी। और चंद्रमा में जब भी हम लैंड कराने जाते हैं तो हमारे पास दो ही पॉइंट्स होते हैं, पहला होता है इक्वेटर, दूसरा होता है साउथ पोल। यही दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो सतह है वो फ्लैट नहीं है, वो काफी उबड़ खापड़ सतह है। तो ये प्रैक्टिस हमने हजारों बार की। तो हमने कई प्रकार के टेस्ट परफॉर्म किए लैंडर को लैंड कराने के दौरान। एक टेस्ट है जिसे हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्ट, ठीक है, फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सेंसर्स एंड नेविगेशन परफॉर्मेंस टेस्ट यूजिंग हेलीकॉप्टर एज टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो यहां पर हमने इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्ट किया, क्योंकि चंद्रमा में टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, इनफैक्ट कई जगह पर माइनस होगा, और चंद्रमा का 1/4 भाग हमेशा अंधेरे से घिरा होता है, वहां का सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए वहां का टेम्परेचर लंबे समय तक ठंडा ही रहता है। इसके बाद हमने इंटीग्रेटेड हॉट टेस्ट भी परफॉर्म किया फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लोज्ड लूप परफॉर्मेंस टेस्ट विद सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड एनजीसी यूजिंग टॉवर क्रेन एज टेस्ट प्लेटफॉर्म। और इसके बाद लैंडर लेग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन अ लूनर सिमुलेंट टेस्ट बेड सिमुलेटिंग डिफरेंट टचडाउन कंडीशंस। कुल मिला के जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य था कि वहां पर जो परिस्थिति आएगी लैंडर के सामने, उन परिस्थितियों का आकलन पृथ्वी पर करके देखा जाए। इसलिए ये जो टेस्ट हैं ये परफॉर्म किए गए पृथ्वी की सतह पर, और अब यही चीज हमारी कहां पर टेस्ट होगी, आपकी वहां पर टेस्ट होगी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अभी ये जो चंद्रयान 3 है, ये जो प्रक्षेपण हुआ है, यह प्रक्षेपण अभी प्रारंभिक चरण है। अभी लगभग 1 महीने का समय लगेगा। अगस्त का तीसरा और चौथा हफ्ता आप मान के चलिए, जब सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। जिस दिन सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि चंद्रयान 3 कितना सक्सेसफुल हुआ है। और सॉफ्ट लैंडिंग के 14 दिनों बाद तक सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होंगे, क्योंकि लैंडर का जो आयु है, जो उसका लाइफ स्पैन है, वो लगभग 14 दिन है। थैंक यू।